अरे इतनी देर हो गई, शाम के 7 बज गए, अब मैं चलती हूँ। अरे अब क्या इतनी जल्दी है घर जाने की निर्मला? अब तो बहू आ गई है ना, तुम्हें रात के खाने की भला क्या चिंता? हाँ बहू आ तो गई है, मगर अभी बेचारी सबकी पसंद नापसंद क्या जाने, इसलिए अभी तो मुझे ही घर का मुखिया बनना पड़ेगा। अरे पूछो मत निर्मला बहन, ये बहुएं 4 दिन पहले आती है और 2 ही दिन में घर के मुखिया भी बन जाती है। बहुत तेज जमाना है भाई। निर्मला को गौरी की बात सुनकर अजीब तो लगता है, मगर वो बिना जवाब दिए घर की तरफ चल पड़ती है। कैसी अजीब सी बातें करती है गौरी। अरे मेरा घर क्या अचानक से किसी और का हो जाएगा? बहू बहू होती है और सास सास, ये तो सभी जानते हैं। छोड़ो, उसके पास दिमाग ही नहीं है। निर्मला घर पहुंचती है और घर के अंदर कदम रखते ही उसे कुछ खुशबू आती है। ये क्या, रसोई में कौन है? खाना बन गया है क्या? हाँ मम्मी, मैंने डिनर बना लिया। मैंने सोचा कि आप अपने फ्रेंड से मिलने गई हैं तो शायद आराम से आएंगी। आप आती फिर खाना बताती फिर मैं बनाती, इसलिए मैंने खुद ही बना दिया। ओहो, ऐसा है क्या? ऐसे क्या बनाया है खाने में? पास्ता और सूप। है? पास्ता और सूप? अरे ये सब कौन रात के खाने में खाता है? इससे भला किसका पेट भरेगा? निर्मला बोल ही रही थी तभी विनोद और सौरभ भी घर आ जाते हैं। क्या बात है भाई, क्यों डांट रही हो मेरी बहू को? अरे क्या करूं जी, देखिए ना, इससे रात के खाने में सूप और पास्ता जैसी चीजें बनाई हैं। अब आप तो ठहरे रोटी खाने वाले इंसान, पिछले 30 साल में एक रात ऐसी नहीं होगी जब आपने रोटी ना खाई हो। बेकार में ही सविता के घर ज्यादा बैठ गई, मुझे लगा था कि आज रसोई में कुछ बवाल होगा ही। निर्मला की बात सुनकर जिया दुखी हो रही थी, लेकिन तभी विनोद कहते हैं, अरे तो इसमें क्या हो गया भाई, आज एक दिन रोटी की जगह सूप सही, ये सब तो चलता है। बदलाव जरूरी है भाई। और हम क्या अपने मन की कहे, 30 साल उसे रोटी खाई जरूर है, लेकिन वो हमारा शौक नहीं, मजबूरी था। हमारे पास कोई ऑप्शन जो नहीं था। हाँ जिया, तुम खाना लगाओ, हम लोग हाथ मुंह धोकर आते हैं, आज तो मजा आ जाएगा। पति की बात सुनकर निर्मला चुपचाप वहीं खड़ी रह जाती है। उसे याद आने लगता है पिछले 30 सालों में ऐसा एक दिन भी नहीं गया था जब उसने थकान या बीमारी का बहाना बनाकर पूरा खाना न बनाया हो। उसके त्याग और समर्पण को कैसे मजबूरी बना दिया विनोद ने। बारिश हो, बुखार हो, रिश्तेदारी से देर रात लौटे हो, या फिर पूरा दिन काम में निकाला हो, आज तक इन लोगों ने कभी रात में हल्का खाना नहीं खाया, और आज देखो सूप से काम चला ले गए। बढ़िया है, भाई पागल थी जो जान दिए जा रही थी। उधर जिया बड़े प्यार से डाइनिंग टेबल लगाने लगती है। उसने सफेद कटोरियों में गरम गरम सूप, ऊपर हल्की क्रीम और साथ में खुशबूदार पास्ता बनाकर लगा दिया। पूरा घर एक अलग ही खुशबू से भर गया था। ओहो भाई, ये तो पूरा होटल वाला सेटअप लग रहा है। बस बस, ज्यादा मजाक मत उड़ाइए, पहली बार बनाया मैंने। अरे बहू, पहली बार ठीक है, आखिरी बार नहीं होना चाहिए बस। हमें भी तो रोटी सब्जी से कुछ आराम मिले। जैसे ही सौरभ पहला चम्मच मुंह में डालता है, उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वाह जिया, ये तो सच में बहुत टेस्टी है, बिल्कुल होटल वाला स्वाद। सच में? हाँ भाई, मुझे तो लगा था ऐसा खाना सिर्फ बड़े बड़े होटल्स में मिलता है, ये घर में भी बन सकता है क्या? हाँ भाई, मुझे भी अच्छा लगा। हल्का खाना है इसलिए पेट के लिए भी बढ़िया रहेगा। रोज रोज भारी खाना भी ठीक नहीं होता, और फिर ऐसा स्वाद और खुशबू मिल जाए तो कहने क्या। कहाँ हींग के छौंके वाली दाल जिसकी नुक्कड़ तक महक आती है, और कहाँ ये सूप और पास्ता। निर्मला धीरे से सूप का चम्मच उठाती है और उसे एहसास हुआ कि स्वाद सच में अच्छा था, मगर वो ये बात मानना नहीं चाहती थी। ठीक है। अरे ठीक है मम्मी, बहुत अच्छा है। अरे ऐसे बावले हुए जा रहे हो दोनों, जैसे आज से पहले कभी कुछ देखा ही नहीं। अभी अभी नई नई आई है इसलिए सब तारीफ कर रहे हैं, 2 दिन बाद पता चलेगा घर संभालना क्या होता है। सिर्फ सूप पास्ता बना लेने से कोई घर का मुखिया नहीं बन जाता। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे और अब समय के साथ एक नई रीत चल पड़ी। सुबह की दरवाजे की घंटी बजती और दोपहर में फिर कोई आ जाता। कभी छोटे छोटे डेकोरेशन आइटम, तो कभी किचन का सामान, कभी कोई लाइट, तो कभी कोई अजीब सा शो पीस। भगवान, इतना सामान कौन मंगवाता है? हमारे जमाने में तो एक पर्दा बदलने से पहले भी 10 बार सोचना पड़ता था। और इन्हें देखो, सास से कुछ पूछना जांचना ही नहीं। ये पर्दे चद्दर क्या रोज बदले जाते हैं? 15 साल से वही पर्दे चल रहे हैं, तो क्या ये घर घर नहीं रहा? अरे ये सब क्या हो रहा है? माँ जी, मैं घर का इंटीरियर थोड़ा चेंज कर रही हूँ, इसलिए ये पार्सल मंगवा रही हूँ। इंटीरियर? हाँ, मतलब घर का लुक। निर्मला चारों तरफ देखने लगती है। आज उसे अपना ही घर अजनबी सा लगने लगा था।
मम्मी जी बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये सब ना थोड़ा पुराना नहीं लग रहा था? ये सोफा, ये कवर, ये पर्दे सब बहुत आउटडेटेड थे। अब आजकल तो जेंजी स्टाइल चलता है ना, सिंपल, एस्थेटिक, क्लासी, इसलिए मैंने नया सामान मंगाया है। देखिए ना कितना अच्छा लगेगा घर। इतने में विनोद और सौरभ भी बाहर आ जाते हैं और नया सामान देखते ही दोनों की आंखें चमक उठती है। ओहो, ये नया लैंप आया क्या? हाँ, और ये देखो नए पर्दे। वाह जिया, क्या टेस्ट है तुम्हारा। सच में कौन कहेगा ये हमारा ही हॉल है? कहाँ वो पुराने जमाने के पर्दे और सोफा कवर, और कहाँ ये हल्के रंग के पर्दे, रोशनी छन कर अंदर आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। अरे भाई अब घर घर लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी ने जान फूंक दी। इतने सालों में एक जैसा ही तो चल रहा था सब, अब कुछ ताजगी आई है। पति की बात सुनकर निर्मला को याद आने लगता है कैसे इसी ड्राइंग रूम का एक एक कोना उसने अपने हाथों से सजाया था, कैसे विनोद उसकी बनाई पेंटिंग दीवार पर टांग कर खुश होते थे, कैसे सौरभ बचपन में सबको घर दिखाते हुए कहता था मेरी मम्मी ने सजाया है सब। और आज वही लोग उसके सामने किसी और की पसंद पर वाह वाह कर रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे 30 साल की मेहनत को बस 1 मिनट में पुराना कहकर हटा दिया गया हो। निर्मला धीरे से पुराने कुशन को उठाती है और साफ करके किनारे रख देती है। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा था। जिया तो अपनी तरफ से हर काम में हाथ बटाने की कोशिश करती रहती। उसे सच में लगता था कि वो इस घर का हिस्सा बन रही है, मगर उसे ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि निर्मला के मन में धीरे धीरे गलतफहमियां घर कर चुकी थी। फिर एक दिन दोपहर में विनोद अचानक खुश होते हुए घर आते हैं। अरे सुनो सुनो, शाम को मिश्रा जी लोग आ रहे हैं घर पर। है? अचानक से कैसे आना हुआ? अरे रास्ते में मिल गए थे, बोले बहुत दिन हो गए भाभी जी के हाथ का नाश्ता खाया तो मैंने बुला लिया। भाभी जी के हाथ का? ये सुनकर निर्मला के चेहरे पर कई दिनों बाद हल्की मुस्कान आती है। बहुत दिनों बाद किसी ने उसके हाथ के खाने को याद किया था, इसलिए वो बहुत खुश थी। शाम होते ही घर में मेहमान आ जाते हैं और ड्राइंग रूम में हंसी मजाक शुरू हो जाता है। जिया और निर्मला रसोई में थे। अरे जिया, पकौड़ा का बैटर इतना पतला नहीं करते, थोड़ा बेसन और डालो। मम्मी, लेकिन इससे पकौड़े ज्यादा क्रिस्पी बनते हैं, मैंने वीडियो में देखा था। वीडियो में देखा था मतलब? अरे हम 30 साल से बना रहे हैं, हमें ज्यादा पता होगा ये मोबाइल को। नहीं मम्मी जी, मेरा वो मतलब नहीं था। जिया तुरंत चुप हो जाती है क्योंकि वो बहस नहीं करना चाहती थी, लेकिन निर्मला को अब हर बात में ऐसा लगने लगा था जैसे जिया उसे गलत साबित करना चाहती है। थोड़ी देर बाद, अरे ये धनिया इतना बारीक कौन काटता है? मम्मी प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है ना। प्रेजेंटेशन? अरे भाई प्रेजेंटेशन की नहीं, स्वाद की जरूरत होती है खाने को। हटो, तुमसे नहीं होगा कुछ भी। मम्मी जी आप नाराज मत होइए ना। थोड़ी देर बाद गर्मा गर्म पकौड़े, सैंडविच, ढोकला, चटनी सब टेबल पर सज जाता है। मेहमान खाना शुरू करते हैं और कुछ ही देर में तारीफों की बारिश शुरू हो जाती है। वाह वाह भाभी जी, क्या बात है। सच में इतना स्वादिष्ट नाश्ता, मजा आ गया भाई। इसमें जिया का भी हाथ है आंटी। अच्छा, तभी मैं कहूँ स्वाद में थोड़ा नया टच है। वाह जी वाह भाभी जी, आपने तो बहू को भी पूरा ट्रेन कर दिया। लेकिन सच कहूं, बहू के हाथ में भी जादू है, जादू। लेकिन एक बात है, आपके हाथ की चाय पिए बिना हम कहीं नहीं जाएंगे। बिल्कुल। अरे असली अदरक वाली चाय तो सिर्फ आप ही बनाती है भाभी जी। इतने दिनों बाद पहली बार निर्मला को लगा कि किसी ने उसकी अहमियत महसूस की है। हाँ, अभी लाई चाय। वो खुशी के साथ रसोई की तरफ बढ़ती है, मगर जैसे ही अंदर पहुंचती है उसके कदम अचानक रुक जाते हैं, क्योंकि रसोई में जिया पहले से खड़ी थी और गैस पर चाय चढ़ी हुई थी और जिया उसमें इलायची डाल रही थी। निर्मला गुस्से से बोलती है, ये क्या कर रही हो तुम? जिया निर्मला की आवाज सुनकर घबरा जाती है। मम्मी, मैं वो बस चाय बना रही थी। किसने कहा तुमसे चाय बनाने को? मैंने सोचा मेहमान बैठे हैं तो क्या? जब मैंने तुमसे कहा नहीं तो चाय क्यों बनाई? अरे ये इलायची क्यों डाली? मम्मी जी, इससे अच्छी खुशबू आती है ना, इसलिए। खुशबू? अरे मिश्रा जी को अदरक वाली चाय पसंद है, 30 साल से पी रहे हैं वो मेरे हाथ की चाय। अरे तुम्हें क्या पता किसे क्या पसंद है। जिया निर्मला के डांट से सहम जाती है और निर्मला भी अब लगातार बड़बड़ाए जा रही थी। हर चीज में आगे आगे घुसने की जरूरत नहीं होती। खाना बना लिया, घर बदल दिया, अब मेरी चाय भी तुम बनाओगी? नहीं मम्मी जी, मेरा वो मतलब नहीं था। बस बहुत हो गया। निर्मला की तेज आवाज सुनकर जिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो धीरे से गैस बंद करती है और बिना कुछ बोले वहां से बाहर चली जाती है। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो रोते हुए सीधी अपने कमरे में चली जाती है। उधर ड्राइंग रूम में बैठे मेहमानों को भी माहौल थोड़ा अजीब लगने लगता है। मिश्रा जी की पत्नी सुनीता धीरे से उठती है।
ये रसोई से कुछ आवाज आ रही थी, मैं जरा देख कर आती हूँ, क्या बात है। सुनीता रसोई की तरफ आती है और अंदर निर्मला को अकेले खड़ा देखती है। निर्मला का चेहरा अब गुस्से से ज्यादा परेशान लग रहा था। सुनीता धीरे से उसके पास आती है और उससे पूछती है, अरे क्या हुआ भाभी जी? ये मैंने जिया को रोते हुए अपने कमरे में जाते देखा और आप भी यहाँ गुस्से में खड़ी हैं। अरे कुछ नहीं, क्या बताऊं अब मैं। आजकल की लड़कियों को बस हर चीज में आगे रहना है। और आपको ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे आपकी जगह कम हो रही है? सही कह रही हूँ ना? निर्मला एकदम चुप हो जाती है, उसकी आंखें भरने लगती हैं। इतने दिनों से जो बात वो किसी से कह नहीं पा रही थी, वो बिना बोले ही सुनीता की वजह से सामने आ गई थी। पता नहीं सुनीता, मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे इस घर में अब मेरी जरूरत ही नहीं रही। पहले हर चीज मुझसे पूछ कर होती थी और अब तो सबको बस जिया ही दिखाई देती। ऐसा लगता है बहू मेरी जगह लेने की कोशिश कर रही है। ठीक है, अभी तुम गुस्से में हो, कल मेरे घर आना, हम आराम से बात करेंगे और तब तक तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा तो शायद कोई परेशानी का हल भी निकल आए। सुनीता की बात सुनकर निर्मला हाँ में गर्दन हिलाती है और फिर अगले दिन सुबह 11 बजे जब वो सुनीता के यहाँ पहुंचती है तो देखती है उसकी बहू भी वहां पर है, जिसे देखकर एक बार फिर उसका पारा चढ़ जाता है। अच्छा, अभी तक तो बस मेरे पति और बेटे को छीनने की साजिश कर रही थी, अब क्या मेरी सहेली भी तुझे चाहिए? अरे आखिर परेशानी क्या है तेरी, क्यों मेरे पीछे पड़ी है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया माँ जी, अब क्यों नाराज हो रही हैं? चुप, एकदम चुप। अब अपनी चिकनी चुपड़ी बातों का जाल मुझ पर फेंकाना तो अच्छा नहीं होगा। मैं इन सब में नहीं फंसने वाली। ये सब अपने ससुर और पति के आगे क्या कर। बस कर निर्मला, कितना सुनाएगी? बहू को यहाँ मैंने बुलाया है ताकि तू भी खुले दिल से पहले उसका पक्ष सुन सके। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, तुम्हारी कोई चीज हो जिसके लिए तुमने अपना जीवन दांव पर लगाया है, वो किसी और का हो जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा आंटी जी, मैं तो शायद टूट जाऊं। तो ये समझ लो तुम्हारी सास अभी उसी हाल से गुजर रही है। जिस घर को अपना बनाने के लिए उसने अपनी उम्र खर्च कर दी, अचानक एक दिन उस घर में तुम बहू बनकर आई और उसकी बरसों की मेहनत से बने घर में अपनी दखलंदाजी करने लगी। शायद तुम्हारे हक जताने को वो छोड़ भी दे, लेकिन उसके अपने पति और बेटे ने जिस तरह उसके किए हर काम को झुठलाना शुरू कर दिया, वो एहसास उसे खाए जा रहा है और वो तुझे इस घर को छीन लेने वाली समझ रही है। माँ जी, आप ये कैसे सोच सकती हैं? मैं आपका घर छीन नहीं रही थी, बल्कि आपके घर को अपना बनाने की कोशिश कर रही थी ताकि घर में मेरे लिए भी एक कोना बन जाए। आपके बनाए घर से आपका अस्तित्व मिटाने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी। मैं समझती हूँ आपने कितने प्यार से हर कोना सजाया होगा। सुनीता ये सुनकर मुस्कुराती है, फिर बड़े प्यार से निर्मला का हाथ पकड़ लेती है। अरे निर्मला भाभी, बहू गलत नहीं है और ना ही आप गलत हो। निर्मला उसकी तरफ देखने लगती है। क्या मतलब? अरे भाभी, आपने सुना ना, वो लड़की इस घर को अपनाने की कोशिश कर रही है, अपने तरीके से प्यार दिखा रही है, और आपको डर लग रहा है कहीं इतने सालों की आपकी मेहनत को लोग भूल ना जाए। ये डर गलत नहीं है। निर्मला की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। सुनीता आगे बोलती है, गलती आपकी या बहू की नहीं है, बल्कि विनोद भैया और सौरभ की है। निर्मला हैरानी से उसकी तरफ देखती है। क्या? घर में आए नए इंसान की तारीफ करना गलत नहीं होता, बल्कि उसके प्रयासों की तारीफ होनी चाहिए ताकि उसे भी अपनेपन और सुरक्षा का एहसास हो। लेकिन इस बात में ये भूल जाना कि पिछले इतने सालों में इस घर को संवारने में किसी और का योगदान रहा है, और वो तुम ही हो। उन्हें ये एहसास ही नहीं हुआ कि जिस घर, साज सजावट और खाने को देखकर वो आज पुराना बोल रहे हैं, उसे आपने 30 साल लगाकर बनाया था। सुनीता की बात सुनकर पहली बार निर्मला को समझ में आता है, उसके अंदर जिया के लिए गुस्सा नहीं था, बल्कि इस बात का दर्द था कि उसके बेटे और पति ने उसे अनदेखा कर दिया। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं सुनीता, बस अब थोड़ा सबक सिखाना है दोनों बाप बेटे को। ये हुई ना बात। फिर क्या था। अगले दिन सुबह सुबह जब विनोद और सौरभ उठकर बाहर आते हैं तो बाहर का नजारा देखकर दोनों चौंक जाते हैं। पूरा घर बिखरा पड़ा था, सोफे पर कपड़े, टेबल पर बर्तन, यहाँ तक कि किचन में कुछ भी तैयार नहीं था। मम्मी, निर्मला आराम से अखबार पढ़ रही थी। क्या हुआ? अरे घर का ये क्या हाल है, नाश्ता नहीं बना? अरे भाई, बदलाव जरूरी है ना, अब नया जमाना है, जिसे जो अच्छा लगे वो कर लेगा। मैंने सोचा मेरे क्या जरूरत। विनोद और सौरभ एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। तभी जिया भी बाहर आती है। अरे अच्छा हुआ बहू आ गई, तुम ऐसा करो अपने हाथ की इलायची वाली चाय बना दो, और सुनो थोड़ा अदरक भी डाल देना।
क्या अपनी बहू की इलायची वाली खुशबूदार चाय से काम नहीं चल रहा? जब अदरक भी चाहिए। पापा जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग देख लीजिए ना ये सब। आज से घर तो जिया ही अपने नए और लेटेस्ट तौर तरीके से संभालेगी। मेरी पसंद तो वैसे भी आउटडेटेड है ना। पत्नी और बहू की बात सुनकर विनोद को एहसास होने लगता है कि उसने निर्मला का दिल दुखाया है, इसीलिए वो ऐसी बात बोल रही है, वरना कभी उसने परिवार के लिए कुछ करने से इनकार नहीं किया। घर में कुछ सेकंड के लिए चुप्पी छा जाती है, फिर अचानक सौरभ धीरे से अपनी माँ के पास आता है। सॉरी मम्मी, सच में हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं कि आपको कैसा लग रहा होगा। हर समय नई चीजों की तारीफ और आपके तरीकों को आउटडेटेड बताना हमारी गलती थी। हाँ, हमसे गलती हो गई निर्मला। हम नए को अपनाने में इतने व्यस्त हो गए कि पुराने की कीमत भूल गए। लेकिन सच कहूँ, इस घर की असली पहचान आज भी तुम हो। ये सुनकर निर्मला की आंखें भर आती हैं। तभी पीछे खड़ी जिया भी रोते हुए बोल पड़ती है। मम्मी जी, मैं सच में आपकी जगह कभी नहीं लेना चाहती थी। मैं तो बस इस घर का हिस्सा बनना चाहती थी। निर्मला तुरंत उसके पास जाती है और पहली बार प्यार से उसके सिर पर हाथ रखती है। पागल लड़की, घर किसी एक से नहीं चलता, ना सिर्फ पुराने तरीकों से, ना सिर्फ नए तरीकों से। घर तब चलता है जब दोनों साथ चलते हैं। कुछ देर बाद पूरा परिवार फिर से रसोई में एक साथ था। इस बार निर्मला अदरक कूट रही थी और जिया उसी चाय में हल्की इलायची डाल रही थी। विनोद पहला घूंट पीते ही मुस्कुराते हैं। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। बिल्कुल, माँ के अनुभव और प्यार के बिना ये घर कुछ भी नहीं है। रिया टैक्सी में अपना सामान लेकर मोहल्ले में पहुंची थी और टैक्सी वाले से बहस कर रही थी। मैडम जी, सारा सामान बाहर रख दिया है, अब मेरा हिसाब कर दीजिए। भैया, ये 500 का नोट रख लो, बाकी के पैसे मेरे पास अभी खुले नहीं हैं। नहीं मैडम, 100 रुपए और लगेंगे, ऊपर तक सामान चढ़ाने की बात हुई थी। राहुल ने खिड़की से झांका तो उसे समझ आया कि सामने वाले अंकल के यहाँ कोई नई किराएदार आई है। भैया, ओ भैया, जल्दी देखो तो सामने वाले घर में कौन रहने को आया है। अरे हाँ, कोई लड़की लग रही है, रुक देखते हैं क्या चक्कर है। भैया, वो तो टैक्सी वाले से झगड़ रही है, हमें जाना चाहिए क्या? रुक जा, पहले देख तो ले, अभी नई नई आई है, सीधा मुंह उठाकर जाना ठीक नहीं लगता। रिया ने देखा कि सामने वाले घर की बालकनी में 2 लड़के खड़े हैं। उसने हाथ से इशारा करके उन्हें बुलाया। एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं? जी जी जी, कहिए क्या बात है। देखिए ना, ये टैक्सी वाले भैया मान ही नहीं रहे हैं। मेरे पास खुले पैसे भी नहीं है और ये बहस किए जा रहे हैं। क्या आपके पास 100 रुपए खुले होंगे? मैं आपको थोड़ी देर में वापस कर दूंगी। अरे 100 रुपए के लिए आप परेशान हो क्यों हो रही है? ये लीजिए, आप जाइए यहाँ से। ओह गॉड, थैंक यू सो मच। मेरा नाम रिया है, मैं यहाँ नई शिफ्ट हुई हूँ। आप दोनों भाई हैं क्या? जी, मैं राहुल और ये मेरे बड़े भाई सूरज भैया, हम यहीं सामने रहते हैं। वाह, इतने अच्छे और हेल्पफुल पड़ोसी मिलेंगे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। वैसे राहुल, क्या तुम ये दोनों भारी सूटकेस अंदर रखवा दोगे? मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही है इन्हें उठाने की। जी जी, क्यों नहीं है, मैं अभी रखवा देता हूँ। दोनों भाई रिया का सामान उसके घर के अंदर रख देते हैं और रिया उन्हें गौर से देख रही थी। सच कहूँ तो मैं बहुत डरी हुई थी कि अकेले यहाँ सब कैसे मैनेज करूंगी। ऑफिस भी जाना है और यहाँ का रास्ता भी नहीं पता। सूरज, तुम किस तरफ से जाते हो काम के लिए? मेरा ऑफिस तो उसी तरफ है जो मेन हाईवे वाला रास्ता है ना। क्या बात कर रहे हो? मेरा ऑफिस भी तो वहीं पास में ही है। क्या तुम मुझे 1-2 दिन के लिए वहां तक छोड़ दोगे? फिर मैं अपने लिए कोई रोज का ऑटो देख लूंगी। मैं? कोई प्रॉब्लम है तो रहने दो, देखती हूँ, मैं मैनेज कर लूंगी जैसे तैसे। नहीं नहीं, वो बात नहीं है, वो मैं सोच रहा था कि चलो कोई बात नहीं। अरे आप ऑटो की फिक्र क्यों करती है, मैं ले जाऊंगा आपको, मेरा रोज का रास्ता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। सच में? तुम कितने अच्छे हो सूरज, तुमने तो मेरी सबसे बड़ी टेंशन ही खत्म कर दी। और या अगर आपको कुछ और चाहिए हो तो? राहुल, मुझे शिफ्टिंग के बाद कुछ घर में सामान चाहिए होगा, तो सोच रही थी मैं अभी किसी को जानती भी नहीं हूँ। अभी अभी तुम दोनों से ही दोस्ती हुई है, तो क्या तुम मेरे साथ शाम को मार्केट चलोगे? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं शाम को फ्री रहूंगा, हम चल सकते हैं। सामान रखने के बाद दोनों भाई अपने घर की ओर वापस आ रहे थे। रात को दोनों भाई रिया के बारे में ही सोच रहे थे और खुश हो रहे थे। कल तो ढंग के कपड़े पहनने होंगे, पहली बार उसे ऑफिस छोड़ने जाना है। शाम को मार्केट जाते वक्त मैं उसे वो वाली दुकान दिखाऊंगा जहाँ सबसे अच्छी चाट मिलती है। अगली सुबह सूरज तैयार होकर घर के बाहर रिया का इंतजार कर रहा था। गुड मॉर्निंग रिया, तैयार है आप? चले? गुड मॉर्निंग सूरज। अरे वाह, तुम तो आज बड़े हैंडसम लग रहे हो, चलो चलते हैं। शुक्रिया, बस ऐसे ही तैयार हो गया था, बैठिए बाइक पर। सूरज रिया को बाइक पर बैठाकर पूरे मोहल्ले के सामने शान से निकल रहा था। देख रही हो तिवारी जी,
कल लड़की आई और आज ही बड़े बेटे के साथ निकल गई। अरे मिश्रा जी, आजकल के बच्चे हैं, हमें क्या बस किराया मिलता रहे। सूरज ने रिया को ऑफिस के गेट पर उतारा और रिया ने जाते जाते उसे एक मीठी मुस्कान दी। थैंक यू सूरज, तुम सच में बहुत ख्याल रखने वाले इंसान हो। शाम को अगर तुम फ्री हो तो क्या मुझे पिक कर सकते हो? बिल्कुल, आप बस एक मिस कॉल दे दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। सूरज ऑफिस पहुंच गया था, लेकिन उसका दिमाग रिया की बातों में ही उलझा हुआ था। भाई ये तो पक्का इम्प्रेस हो गई है। उस दिन शाम का वक्त था। सूरज और राहुल दोनों आईने के सामने खड़े होकर बाल सेट कर रहे थे और परफ्यूम छिड़क रहे थे। मेरे सामने वाली खिड़की में अरे ओ सूरज, राहुल, ये तुम दोनों इतना सज धज कर कहाँ की तैयारी कर रहे हो? कहीं नहीं माँ, बस थोड़ा बाहर टहलने जा रहे थे। टहलने के लिए कोई नया कुर्ता पहनता है क्या? पिछले 2 दिन से देख रही हूँ तुम दोनों के पैर जमीन पर नहीं पड़े हैं। आखिर माजरा क्या है? माँ आप भी ना बस ऐसे ही, वो नई पड़ोसन आई है ना रिया, उसे थोड़ा मार्केट का रास्ता दिखाना था। अच्छा, तो अब मेरा बेटा गाइड बन गया है। और तू सूरज, तू तो कह रहा था कि तुझे ऑफिस का बहुत काम है। हाँ माँ वो तो है ही, पर पड़ोसियों की मदद करना भी तो हमारा ही फर्ज है ना। सूरज और राहुल घर के बाहर निकले, जहाँ रिया पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। रिया के हाथ में एक लैपटॉप बैग और कुछ फाइल्स थी। वो थोड़ी परेशान दिख रही थी। हाय सूरज, हाय राहुल, तुम आ गए? हाँ, पर सूरज मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्यों रिया, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? दरअसल मुझे मार्केट से घर का जरूरी सामान लाना था, पर ऑफिस से अचानक ही नया प्रोजेक्ट मिल गया। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। तो क्या हुआ, राहुल चला जाएगा आपके साथ मार्केट? नहीं सूरज, बात वो नहीं है। मुझे ये प्रोजेक्ट कल सुबह तक खत्म करना होगा। सोचा था मार्केट से जल्दी आकर कर लूंगी, पर अब लग रहा है रात भर जागना पड़ेगा। बहुत हेक्टिक काम है। कैसा प्रोजेक्ट, जरा मैं भी तो देखूं। अरे ये डेटा मैपिंग और एक्सेल शीट का काम है, दिमाग खराब हो जाता है इसमें। अरे रिया बस इतनी सी बात, ये प्रोजेक्ट मुझे दे दो, मैं फटाफट कर दूंगा। ऑफिस का काम तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। क्या तुम कर दोगे रियली? और क्या, आप फिक्र मत कीजिए, आप राहुल के साथ मार्केट चाहिए, तब तक मैं ये सब काम निपटा देता हूँ। सूरज, तुम इतने स्मार्ट हो, सच में हैंडसम के साथ साथ इतने स्मार्ट भी हो, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। अरे नहीं नहीं, आप भी तो कम नहीं है, ब्यूटी विद ब्रेन है आप भी। इतनी सुंदर होकर आईटी कंपनी में इतनी बड़ी पोस्ट पर काम करना कोई मामूली बात थोड़ी है। तुम तो मुझे चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हो। अच्छा ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो ये लो लैपटॉप, मैं जल्दी से राहुल के साथ जाकर पर्दे और किचन का सामान ले आती हूँ। सूरज लैपटॉप लेकर घर के अंदर चला गया और राहुल रिया को बाइक पर बैठाकर मार्केट की ओर निकल पड़ा। मार्केट में बहुत भीड़ थी और राहुल बाइक धीरे धीरे चला रहा था ताकि रिया के साथ ज्यादा वक्त बिता सके। तभी राहुल का दोस्त बंटी मिलता है। अरे राहुल के पीछे कौन है भाई, भाभी मिल गई क्या? अबे चुप कर बंटी, अभी काम चल रहा है, तू नजर मत लगा। राहुल वो वाली दुकान देखो, वहाँ शायद अच्छे पर्दे मिले। हाँ बिल्कुल रिया, चलिए। मार्केट में चलते वक्त रिया का हाथ गलती से राहुल के हाथ से छू गया। भाई साहब ये क्या था, मेरा हाथ पकड़ लिया क्या? नहीं नहीं बस टच हुआ है, पर करंट तो पूरा लगा है। राहुल क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? कुछ नहीं रिया, बस सोच रहा था कि आप कितनी सिंपल और अच्छी हैं। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है? वैसे राहुल तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो होगी ही, तुम इतने अच्छे जो हो। नहीं रिया, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। सब मुझे बच्चा समझते हैं। पागल हो क्या, तुम तो बहुत ज्यादा क्यूट हो। जो लड़की तुम्हारी लाइफ में आएगी ना, वो बहुत लकी होगी। राहुल ने रिया को मार्केट में गोलगप्पे खिलाए और सारा भारी सामान खुद उठाया। जब राहुल और रिया वापस आए तो सूरज प्रोजेक्ट लगभग खत्म कर चुका था। ये लीजिए रिया जी, आपका प्रोजेक्ट एकदम डन है। ओह माय गॉड सूरज, तुम तो जीनियस हो। मैंने सोचा था इसमें कम से कम 5 घंटे तो लगेंगे। जब इरादा पक्का हो तो काम जल्दी हो ही जाता है। तभी माँ कमरे में चाय लेकर आई और उनके पीछे मिश्रा आंटी भी झांकने लगी। लो बेटा चाय पियो। रिया, तुम तो बहुत ही सुलझी हुई लड़की लगती हो। और क्यों ना हो, आते ही लड़कों को काम पर जो लगा दिया। आंटी ये तो इन दोनों का बड़प्पन है, मैं तो बस पूछ रही थी, इन्होंने खुद ही आकर बढ़कर मेरी मदद कर दी। सही कह रही है बेटा, मेरे बेटे हैं ही ऐसे। वैसे रिया, तू हमारे घर खाने पर क्यों नहीं आती है? हाँ रिया, कल संडे भी है, मजा आएगा। आंटी आप कह रही हैं तो मैं मना नहीं कर सकती हूँ, मैं जरूर आऊंगी। रिया चाय पीकर अपने घर चली गई और दोनों भाई उसे दरवाजे तक छोड़ने गए। तभी राहुल के दोस्त बंटी का फोन आया। बंटी भाई पता है आज क्या हुआ, रिया ने मार्केट में चलते चलते मेरा हाथ टच किया। पागल है क्या, कोई लड़की ऐसे ही हाथ टच करती है क्या? वो तेरा हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही होगी, पर बेचारी शर्मा गई होगी। देख ले भाई, भाभी जी बनने वाली है मेरी। चुप कर, तू मुझे ऐसे बोलकर शर्मिंदा मत कर, मुझे शर्म आ रही है। अबे काहे की शर्म,
जब वो तेरी बीवी बनने वाली है तो हम तो उसे भाभी ही बोलेंगे ना। राहुल के मन में लड्डू फूट रहे थे और अचानक उसके बैकग्राउंड में गाने बजने लगा। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। राहुल मन ही मन मुस्कुरा रहा था। एक दिन राहुल की माँ किचन में काम कर रही थी, तभी रिया हाथ में एक खाली कटोरी लेकर थोड़े से आपके लिए भी लाई हूँ। अरे इसकी क्या जरूरत है बेटा, तू वैसे ही इतना कुछ करती रहती है। क्या आंटी जी, आप भी ना, आप पड़ोसियों में इतना प्यार मेलजोल तो होना ही चाहिए। और सूरज और राहुल जैसे दोस्त मिले हैं, मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं कि मैं यहाँ अकेली हूँ। रिया चीनी लेकर मुस्कुराते हुए बाहर चली गई और सूरज कमरे के दरवाजे से ये सब देख रहा था। सूरज ने तुरंत अपने दोस्त पप्पू को फोन लगाया और बालकनी में जाकर दबी आवाज में बात करने लगा। ओए पप्पू भाई, अब तो पक्का हो गया। अभी रिया आई थी, माँ के लिए पेड़े लेकर आई है। पेड़े भाई, पेड़े तो खुशी में बांटे जाते हैं। कहीं इसने मम्मी को अपनी पसंद तो नहीं बता दी? अरे वही तो, वो मम्मी से इतना मेलजोल बढ़ा रही है, घर के कामों में हाथ बटाती है। पक्का वो मुझे पसंद करती है और इसलिए मम्मी को अभी से इम्प्रेस करने लगी है ताकि आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो। चाहिए भाई, मम्मी मान गई तो समझो आधी जंग जीत ली। तू बस अब प्रपोज करने की तैयारी कर। उधर शाम को राहुल टपरी पर अपने दोस्त बंटी से मिल रहा था और रिया के साथ हुई फोन कॉल की बातें बता रहा था। बंटी भाई, कल रात को रिया का फोन आया था, हम आधे घंटे तक बात करते रहे। उसने अपने ऑफिस की सारी गॉसिप मुझसे शेयर की और बताया कि उसे यहाँ कितना अच्छा लग रहा है। देख भाई, लड़की अपनी दिल की बातें और गॉसिप उसी से करती है जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा होता है। भाभी जी तो तुझे अपना सब कुछ मानने लगी है। और बताइए क्या बोला उसने? बोली राहुल तुम बहुत अच्छे हो, काश सब तुम्हारी तरह होते। और फिर वो थोड़ा हंसकर बोली, और यार तुम तो बहुत ही प्यारे हो। पागल है क्या, वो तुझे इशारे दे रही है और तू बेवकूफ समझ ही नहीं रहा। चुप कर तू, सच में अब मुझे भी ऐसा लग रहा है। शाम को रिया अपने घर की खिड़की पर खड़ी थी और उसने सूरज को नीचे देखा तो मुस्कुराकर बात करने लगी। अरे सूरज, तुम आ गए यार, तुम कितने अच्छे हो, रोज टाइम पर मुझे पिक और ड्रॉप करने आ जाते हो। पता है आज ऑफिस में सब पूछ रहे थे कि वो हैंडसम लड़का कौन है जो तुम्हें छोड़ने आता है। अच्छा, तो आपने क्या कहा? मैंने बस मुस्कुरा कर टाल दिया। वैसे तुम्हें जो भी लड़की पसंद करेगी ना, वो बहुत खुशकिस्मत होगी। तभी राहुल वहां से गुजरा और रिया ने उसे भी आवाज देकर बुला लिया था। राहुल सुनो ना, शाम को जरा ऊपर आना, मुझे वो बालकनी की लाइट ठीक करवानी है। तुम तो इन सब चीजों में मास्टर हो ना। हाँ रिया, बस अभी फ्रेश होकर आता हूँ। दोनों भाई एक दूसरे को देख रहे थे पर अपनी भावनाओं को बिल्कुल छुपा रहे थे और दोनों को लग रहा था कि रिया सिर्फ उससे प्यार करती है। रात को माँ ने दोनों भाइयों को खाने पर बिठाया और उनकी बदली हुई हरकतों पर गौर किया। सूरज, तू आजकल बहुत सजने धजने लगा है। और राहुल, तू भी हर वक्त फोन में घुसा रहता है। आखिर चल क्या रहा है तुम दोनों के दिमाग में? कुछ नहीं माँ, बस ऑफिस का थोड़ा प्रेशर है और मेरा भी कॉलेज का काम बढ़ गया है माँ। मुझे तो समझ आ रहा है, ये रिया जब से आई हुई है ना, तुम दोनों की चाल ढाल सब बदल गई है। रिया को मोहल्ले में आए 6 महीने बीत चुके थे। वैलेंटाइन का हफ्ता शुरू हो चुका था और पूरे मोहल्ले में प्यार की हवा चल रही थी। सूरज और राहुल दोनों ही पिछले 6 महीनों से रिया की मीठी मीठी बातों के जाल में पूरी तरह से फंस चुके थे। सूरज ऑफिस की कैंटीन में पप्पू के साथ बैठा था। सूरज, अब बहुत देर मत कर भाई, फरवरी आ गई है, वैलेंटाइन डे करीब है, इससे अच्छा मौका तुझे दोबारा नहीं मिलेगा। यार पप्पू, मुझे यही लग रहा है, कल रात भी फोन आया था, कह रही थी सूरज तुम मुझे कितने जिम्मेदार लगते हो, पता नहीं तुम्हारे बगैर मेरा गुजारा कैसे होगा, अब तो तुम्हारी आदत सी हो गई है। समझ सूरज, इशारा समझ। एक औरत को क्या चाहिए? एक जिम्मेदार मर्द जो उसे संभाल सके। और तू रोज उसे ऑफिस ले जाता है, लाता है, उसके नखरे उठाता है। आंटी जी को भी वो पसंद ही है। कल जाकर उसे सीधा प्रपोज कर दे और उसे हमारे मोहल्ले की भाभी बना दे। उधर कॉलेज के पास राहुल अपने दोस्त बंटी से राय ले रहा था। राहुल, तू देरी क्यों कर रहा है? लड़की हाथ से निकल गई ना तो हाथ मलते रह जाएगा। भाई मुझे तो कल रात उसने इतना क्यूटी पाई बोला कि मुझे नींद ही नहीं आई। बोली राहुल, मैं तो तुम्हारे बगैर अब रह ही नहीं सकती, तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो, तुम्हारी आदत हो गई है मुझे। अरे भाई, ये तो सीधा सीधा प्रपोजल है, तुझे कितनी बार हिंट दे चुकी है। कभी हाथ टच कर दी, कभी रात रात भर गॉसिप करती है। कल वैलेंटाइन डे है, पेट पौर होकर बोल दे दिल की बात। वैलेंटाइन डे की सुबह आई। घर में अजीब सी खामोश जंग चल रही थी। दोनों भाई एक दूसरे से बचकर अपने अपने कमरों में सज रहे थे। सूरज अपनी महंगी टाई बांध रहा था और धीरे धीरे गुनगुना रहा था, मैं यहाँ हूँ, यहाँ यहाँ हूँ, यहाँ। उसे लग रहा था कि आज रिया सिर्फ उसकी होने वाली है। दूसरी तरफ राहुल अपने बालों में जेल लगा रहा था और आईने में देखकर गुनगुना रहा था, तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, तुझे देखूंगी प्यार करूं। राहुल को पक्का यकीन था कि रिया आज उसे ही अपनी जिंदगी का हीरो चुनेगी।
तभी रिया का मैसेज दोनों के फोन पर अलग अलग आया। सूरज, राहुल, क्या तुम आज दोपहर 2 बजे सिटी कोर्ट आ सकते हो? बहुत जरूरी काम है, तुम्हारे बिना नहीं हो पाएगा। प्लीज मना मत करना, मेरी जिंदगी का सवाल है। मैसेज पढ़ते ही दोनों भाइयों के दिमाग में बिजली दौड़ गई। क्या रिया सीधे कोर्ट मैरिज करना चाहती है? पागल लड़की, अभी तो मैंने प्रपोज भी नहीं किया और वो शादी के लिए इतनी उतावली है। चलो मम्मी तो मान गई है, बाद में बता दूंगा। उधर राहुल, अरे बाप रे, सीधे कोर्ट में बुलाया है। मतलब दुनिया को बताना चाहती है कि वो मेरी है। मम्मी को बाद में बता दूंगा, अभी तो शादी के लिए भागना पड़ेगा। दोनों भाई अलग अलग रास्ते से बिना एक दूसरे को बताए हाथों में वरमाला और गुलाब के फूल लेकर कोर्ट में पहुंच गए। दोनों एकदम फिट एंड फाइन, जैसे अपनी ही बारात में जा रहे हो। जब सूरज कोर्ट पहुंचा तो उसने देखा राहुल भी वहां खड़ा है। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। तू यहाँ क्या कर रहा है? भैया वो मैं रिया के बुलाने पर आया हूँ। आप क्यों आए? रिया ने मुझे भी बुलाया है, मेरी शादी है आज उससे। क्या? वो तो मुझसे शादी करने वाली है, वो मुझसे प्यार करती है। नहीं, वो मुझसे प्यार। इससे पहले कि दोनों अपने आपस में भिड़ते, रिया अंदर से बाहर आई। उसके साथ एक लंबा और हैंडसम लड़का खड़ा था। अरे तुम दोनों आ गए, थैंक यू सो मच। मुझे डर था कि तुम लोग मना ना कर दो। रिया ये सब क्या है? तुमने कोर्ट में क्यों बुलाया? और ये भाई साहब कौन है? अरे मैं मिलवाना ही भूल गई, ये अभिषेक है, मेरा बॉयफ्रेंड। हम पिछले 3 साल से रिलेशनशिप में हैं। घर वाले मान नहीं रहे थे, इसलिए हमने भागकर शादी करने का फैसला कर लिया है। सूरज और राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके हाथ में जो फूल थे वो मानो मुरझाने लगे। देखो, तुम दोनों मेरे सबसे अच्छे दोस्त और भाई जैसे हो। यहाँ शादी के लिए 2 गवाह गारंटर की जरूरत थी, जो ये कह सके कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं और प्यार करते हैं। मुझे तुम दोनों से ज्यादा भरोसा किसी पर नहीं था। प्लीज यहाँ पर सिग्नेचर कर दो। अभिषेक ने आगे बढ़कर दोनों से हाथ मिलाया। रिया हमेशा कहती थी कि उसने 2 ऐसे भाई मिले हैं जो उसका अपनी बहन से भी ज्यादा ख्याल रखते हैं। थैंक यू भाई। सूरज और राहुल ने एक दूसरे का चेहरा देखा। वो समझ गए कि जिसे वो इशारा समझ रहे थे वो रिया की सिर्फ दोस्ती और मदद की आदत थी। रिया ने उन्हें कभी उस नजर से देखा ही नहीं था। भारी मन से और कांपते हाथों से दोनों ने गवाह के तौर पर सिग्नेचर किए। थैंक यू सो मच, तुम दोनों सच में बहुत जिम्मेदार और प्यारे हो। कल तुम दोनों हमारे घर डिनर पर आना। मैं और अभिषेक तुम दोनों के लिए अपनी पसंद की लड़की ढूंढने में मदद करेंगे। रिया और अभिषेक खुशी खुशी कोर्ट के अंदर चले गए। सूरज और राहुल कोर्ट की सीढ़ियों पर बैठ गए। सूरज ने अपनी टाई ढीली की और राहुल ने हाथ में पकड़ा गुलाब का फूल नीचे गिरा दिया। छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे।